हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो बच्चों, आज का जो क्लास है बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि हम आपको आज देने वाला एकदम तगड़ा कंसेप्ट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पे इस लेक्चर से जुड़ रहे हैं तो बच्चों यहाँ पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के ऑलरेडी 4 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन से लेकर के हमने यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और वो सारे कंसेप्ट को हमने यहाँ तक सेल थ्योरी कंसेप्ट को हमने क्लियर किया है। तो बच्चों चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट वीडियो होगी, वो होगी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट के माध्यमों को डिस्कस करेंगे। क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के चले क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए बच्चों, क्या होता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। सिंपल से एक बात जानिए। मान लेते हैं कि एक सेल है। क्या बच्चों? एक सेल है, और ये सेल के बाहर का एरिया है और ये सेल के अंदर का एरिया है। तो कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी जो पदार्थ है वो किधर जाएगा? सेल के अंदर जाएगा, या कोई भी जो पदार्थ है सेल के बाहर आएगा। यही हो सकता है, या तो अंदर जाए या तो बाहर आए, इसके अलावा और कुछ तो होगा नहीं। तो बच्चों वही हम लोग देखेंगे कि यह जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल जो मेम्ब्रेन है वो किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया में भाग लेता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया में भाग लेता है। देखिए, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के जो आर पार ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें मुख्य रूप से 3 क्रियाएं होती हैं। देखिएगा कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो देखिएगा, जो क्रियाएं होती हैं बच्चों वो होती हैं, सबसे पहले तो एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है बच्चों। और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो तीसरा है उसे हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पैसिव, एक्टिव और बल्क ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग बल्क ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि किसी भी पदार्थ का सेल मेम्ब्रेन से आर पर होना मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, ओके। अब देखिएगा बच्चों, देखिए जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना वो क्या होता है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जाननी कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब देखिए, पैसिव का मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब कि ये सक्रिय नहीं है। क्या बच्चों? सक्रिय नहीं है। और जब सक्रिय नहीं है तो इसमें जो होता है एनर्जी का खपत नहीं होगा, एटीपी का खपत नहीं होगा। तो सिंपल सा इसका डिफिनीशन की अगर बात करें ना, तो क्या होता है बच्चों? डिफिनीशन यही होता है कि वैसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी, और एनर्जी बोले तो बच्चों एटीपी, जिसमें एनर्जी का खर्च नहीं होता है, का खर्च नहीं होता है। ठीक है बच्चों, नहीं होता है। तो बच्चों ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, कैसा ट्रांसपोर्ट है? तो ये वैसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी का खर्च नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पे बात आती है कि क्या बोलेंगे इसको? पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। क्या कहलाएगी बच्चों? ये कहलाएगी पैसिव
ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है किन किन माध्यमों से होता है, किन किन प्रोसेस से होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में। तो बच्चों देखिएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा एक तो डिफ्यूजन के द्वारा, दूसरा होगा ऑस्मोसिस के द्वारा, और तीसरा होगा जिसको हम लोग कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी कि बच्चों यहाँ पे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें ये डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की क्रिया होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आती है कि यहाँ पर जो पदार्थ है, यहाँ पर जो पदार्थ है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार से एनर्जी का खपत नहीं होता है। तो सिंपल सा आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, इसमें पदार्थ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं और मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कि इसमें जो पदार्थ होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। और बच्चों फिर से रिमाइंड कर दें कि वैसा ट्रांसपोर्ट जिसमें पदार्थ को क्या होता है, मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होने में किसी प्रकार से किसी भी एनर्जी की खपत नहीं होती है, किसी भी एटीपी का खपत नहीं होता है, खर्च नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में पदार्थ जो होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। आई होप कितना तो क्लियर हो गया होगा। और बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तीन तरीके से होता है। अब हम लोग बात करेंगे, तीनों तरीकों को एक एक तरह से डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात रहा डिफ्यूजन का, ध्यान सुनिएगा। क्या बच्चों, डिफ्यूजन का आखिर ये विसरण होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देखिएगा एकदम ध्यान से, यहां पे दो कंटेनर है, ठीक है, ओके, दो कंटेनर है। अब जो कंटेनर है इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें क्या किया गया है, किसी पदार्थ को डाला गया है, किसी पदार्थ को डाला गया है। अब यह जो एरिया है यहां पर कोई पदार्थ नहीं है, तो यहां पर हुआ यही है कि जो पदार्थ है जहां पे इसकी सांद्रता अधिक है उससे कम सांद्रता की ओर मूव कर गया, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं पूरी तरफ फैल गया है। या इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, देखिए मान लेते हैं, ठीक है, यहां पर हमने दो कंटेनर बनाया है, ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें पानी भरा हुआ है, अब मान लेते इसमें हमने होल कर दिया, ठीक है बच्चों, क्या कर दिया, होल कर दिया। अब यहां पे देखेंगे जो पानी है यहां पे, देखिए ऐसे है ना। अब यहां पर देख रहे हैं कि इधर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाई है। कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। इधर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है बच्चों, लो है, लो कंसंट्रेशन। तो बात यही होगा कि जो पदार्थ है वो क्या होंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। सिंपल सी बात है, तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, वैसा ट्रांसपोर्ट। और कैसा ट्रांसपोर्ट बच्चों, पैसिव, वैसा ट्रांसपोर्ट जिसमें मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। कैसे बच्चों, मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर
कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पे जो खास बात होती है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि जो वैसा ट्रांसपोर्ट जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? डिफ्यूजन होता है। मूव करते हैं, डिफ्यूजन कहलाता है। और फिर हमने नोट में देखा कि इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि इसमें जो सॉल्वेंट होंगे वो क्या होंगे बच्चों, या जो सॉल्यूट होंगे वो रैंडमली क्या हो जाएंगे, पूरी तरह विसरित हो जाएंगे। यहां पे समझिए, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव्स, यानी कि बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें सॉल्यूट और विलय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव कर सकते हैं, दोनों मूव कर सकते हैं, मतलब कि मेम्ब्रेन के द्वारा पार हो सकते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये था पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट, जिसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं बच्चों? डिफ्यूजन कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें पदार्थ है वो एक हायर कंसंट्रेशन है और ये लोअर कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे क्या हो रही है कि जो पदार्थ है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर दिए, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह क्या हो चुका है, वो फैल चुका है। और हाँ बच्चों, ये जो है डिफ्यूजन है, इसमें किसी प्रकार की एनर्जी की खपत नहीं होती है, क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक मीडियम है। और हाँ बच्चों, इसमें जो पदार्थ होते हैं वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी क्या हो सकते हैं, पार हो सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा है वो है ऑस्मोसिस, जिसको हम लोग कहते हैं परासरण, और विसरण यानी कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस परासरण। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होते हैं वाटर का, यानी कि ये भी डिफ्यूजन का एक प्रकार है, ये भी क्या होता है, डिफ्यूजन का ही एक प्रकार है, जिसमें जो वाटर होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है, मूव करता है, जिसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि एक बीकर है ना, यहाँ पे देखिए ऐसे एक बीकर है, ऐसे देखिए, ठीक है, एक बीकर है, ओके, ये है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाई है, हाई कंसंट्रेशन है, और इधर का कंसंट्रेशन कैसा है बच्चों, तो वो लो है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पे देखिएगा, ये जो इसमें कण है उसकी बात नहीं की जा रही है, इसके अंदर ये जो वाटर है, क्या बच्चों, वाटर है। ध्यान रखिएगा कि विसरण के द्वारा, विसरण नहीं, ये परासरण के द्वारा केवल वाटर ही क्या हो सकते हैं, आर पार हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, लिखेंगे बच्चों, वैसा डिफ्यूजन, वैसा डिफ्यूजन जिसमें वाटर, और बच्चों वाटर यहाँ पे क्या है, तो वाटर यहाँ पे है सॉल्वेंट, और मिश्रण में हमने क्या देखा था, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों, वाटर
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, ठीक है बच्चों। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें वैसा डिफ्यूजन जिसमें वाटर सॉल्वेंट जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करता है, मूव करता है, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? ऑस्मोसिस कहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है बच्चों, इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस कहेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि ऑस्मोसिस में क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता है, तो वैसे एकदम आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सा लिखिएगा कि इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा, ऑस्मोसिस के द्वारा केवल ऑस्मोसिस के द्वारा केवल जल यानी कि वाटर का परिवहन होता है। तो बच्चों क्या होता है कि जो ऑस्मोसिस के थ्रू केवल वाटर का ही यानी कि जो सॉल्वेंट है उसी का ही परिवहन होता है। आई होप कि जो ऑस्मोसिस का कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। फिर से हम एक प्रकार से बोले तो एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान समझिएगा कि कोई भी पदार्थ है, लिक्विड है यानी कि जो जल है, कोई भी पदार्थ नहीं बच्चों, जल है, वो अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है तो बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस एक प्रकार से डिफ्यूजन ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यही होता है कि डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यहाँ पर ये जो ऑस्मोसिस है इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है, इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंट है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे के कंसेप्ट को पहुंचते हैं और जो नेक्स्ट हमारा है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये भी डिफ्यूजन का ही प्रकार है। अब देखिएगा, अब यह जो डिफ्यूजन होगा उसमें एक प्रकार से कहें तो एक फैसिलिटी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? एक फैसिलिटी दी जाएगी, प्रोटीन दी जाएगी, जिससे क्या होगा, तो कोई भी पदार्थ होगा वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पार कर सकता है, मतलब कि आर पार हो सकता है। तो सिंपल सा अगर यहाँ पे कहा जाए कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि वैसा पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन पार करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं।
ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे। और यहाँ पर जो प्रोटीन होगा बच्चों जिसका यूज किया जाएगा वो क्या होगा? वो होगा कैरियर प्रोटीन। क्या होगा बच्चों? वो होगा कैरियर प्रोटीन। ठीक है, तो समझिएगा कि वैसा पैसिव ट्रांसपोर्ट या वैसा डिफ्यूजन जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे सेल मेम्ब्रेन के आर पर होंगे, किसके मदद से? तो एक प्रोटीन की मदद से, तो उसको हम लोग बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है बच्चों। और इसमें जो प्रोटीन होगा जिसका सहायता से कोई पदार्थ क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन को पार करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कैरियर प्रोटीन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये जो चैनल प्रोटीन है या कैरियर प्रोटीन है, जिसमें जो पदार्थ है वो क्या हो रहा है कि बाहर से अंदर की ओर क्या कर रहे हैं? तो बाहर से अंदर की ओर इस प्रोटीन के द्वारा प्रवेश करना है, इस प्रोटीन के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं। तो बच्चों इस प्रोटीन के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, वहां पर भी देख सकते हैं, तो प्रोटीन के द्वारा अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो बच्चों इसे ही हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए और हाँ बच्चों, अगर आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको क्लियर जरूर करेंगे, क्योंकि बच्चों हम यहाँ पे आपके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आए हैं, ना कि प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए। तो अगर किसी प्रकार से थोड़ा सा भी दिक्कत होता है कंसेप्ट में, यानी ये जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ही है या इसके अलावे अन्य जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होता है, तो बच्चों एकदम बिना बेहिचक के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे ना बच्चों, तो ये होता है 3 प्रकार का। ठीक है, एक होता है यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। यानी कि यहाँ पे बच्चों हम देख पा रहे हैं ना कि 3 प्रकार से हमें क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिखाई देने वाले हैं। एक है यूनिपोर्ट, दूसरा है सिम्पोर्ट और तीसरा है एंटीपोर्ट। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो टाइप ऑफ जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो 3 प्रकार के हो गए। एक है यूनिपोर्ट, दूसरा है सिम्पोर्ट और तीसरा है एंटीपोर्ट। तो बच्चों हम यहाँ पे एक डायग्राम के आधार पर इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, हम लोग समझने का प्रयास कीजिएगा आप। ये हम बना रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे हम बन गया सेल मेम्ब्रेन
अब सेल मेम्ब्रेन में आपको पता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन के चैनल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, चलिए एक चैनल यहाँ पर बना दिया हमने। एक प्रोटीन यहाँ पर बना दिया हमने, एक प्रोटीन यहां पर बना दिया। ठीक है, अब समझिए। अब मान लेते कोई पदार्थ है ऐसे, ठीक है, ओके, ध्यान समझिए। सबसे पहले हम यूनिपोर्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, कोई पदार्थ है, वो क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की ओर, ये जो पदार्थ है अंदर की ओर आ रहा है। कहाँ आ रहा है बच्चों, अंदर की ओर आ रहा है। और कैसे, मान लेते इसको हम कर देते हैं ए, और यहाँ पे पदार्थ आ गया, ठीक है। चलिए, पदार्थ ए यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे बात यही हो रही है कि अगर प्रोटीन के द्वारा कोई एक ही पदार्थ अंदर प्रवेश करेगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यूनिपोर्ट का मतलब क्या होता है। यूनिपोर्ट का मतलब होता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, वो अकेले ही प्रोटीन के द्वारा अकेले ही क्या करता है, अंदर प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है बच्चों, अकेले ही अंदर प्रवेश करता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे यूनिपोर्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिपोर्ट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है सिम्पोर्ट का। तो देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे दो सब्सटेंस है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, ओके। दो पदार्थ हो गए, एक ग्रीन वाला, एक येलो वाला। अब मान लेते हैं कि दोनों पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, दोनों पदार्थ साथ ही साथ अंदर प्रवेश करते हैं। दोनों पदार्थ साथ ही साथ अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे जब दोनों पदार्थ साथ ही साथ अंदर प्रवेश करेंगे, तो बच्चों इसे हम बोलेंगे क्या, इसे हम बोलेंगे सिम्पोर्ट। क्या बोलेंगे, सिम्पोर्ट। यानी कि ये है और बी है, ए है बी है। इसका मतलब यही हुआ कि देखिएगा, जब एक पदार्थ अंदर प्रवेश करेगा तो उसको हम लोग, यानी कि वैसा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसमें क्या होगा, प्रोटीन के थ्रू एक पदार्थ अंदर प्रवेश करेगा या एक मॉलिक्यूल अंदर प्रवेश करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिपोर्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम लोग बोलेंगे यूनिपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि अगर कोई दो पदार्थ यानी कि दो मॉलिक्यूल ए और बी जो है वो अंदर प्रवेश करेगा, एक साथ अंदर प्रवेश करेगा बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्पोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिम्पोर्ट बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, एक और, मान लीजिए कोई पदार्थ ये है, ठीक है, कोई पदार्थ, इसका नाम हम ए कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक पदार्थ है, ठीक है, जिसका नाम है बी। क्या नाम बच्चों, जिसका नाम बी है। जिसका नाम बी है। अब क्या होता है कि देखिएगा, अब देखिए, अगर होता है कि एक पदार्थ अंदर प्रवेश करे, ठीक है, और एक पदार्थ क्या हो, बाहर जाए, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। एक पदार्थ क्या हुआ, अंदर प्रवेश कर रहा है और एक पदार्थ बाहर जा रहा है, ठीक है। तो एक पदार्थ अंदर प्रवेश करेगा और एक पदार्थ जब बाहर जाएगा, उसको बच्चों बोलेंगे हम लोग एंटीपोड। क्या बोलेंगे, एंटीपोड। यानी कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें देखिएगा, एक जो मॉलिक्यूल है अंदर प्रवेश कर रहा है और एक मॉलिक्यूल है बाहर निकल रहा है। तो यानी कि जब एक साथ एक मॉलिक्यूल अंदर प्रवेश करेगा और एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोड। क्या कहते हैं बच्चों, उससे हम लोग कहते हैं एंटीपोड। लेकिन वहीं पे अगर क्या होता है कि एक साथ में दो प्रवेश करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिम्पोड। क्या कहते हैं बच्चों, सिम्पोड। आई होप कि जो टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के हैं, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट, आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग एक प्यारे से कंसेप्ट को देखेंगे, और वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखिएगा क्या होता है कि इसमें एटीपी का खर्च होता है, इसमें एटीपी का खर्च होता है, खर्च होता है, ठीक है। और इसमें जो पदार्थ होते हैं ना बच्चों, इस पर कंसंट्रेशन का कोई असर नहीं होता है, मतलब कि पदार्थ कंसंट्रेशन के अगेंस्ट भी क्या हो सकते हैं, तो एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर हो सकते हैं। और बच्चों ये जो टॉपिक है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो चैप्टर है उसमें एकदम पूरी तरह डिटेल में, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो चैप्टर है आगे चल करके वहां पर हम लोग पूरी तरह डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम एक स्मॉल यानी कि एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें एटीपी का खर्च होता है, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात करेंगे, जब ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी का खर्च होगा तो बच्चों उसको बोलेंगे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और हाँ जी ध्यान दीजिएगा, अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा होता है, तो बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है कैल्शियम पोटेशियम पंप के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, कैल्शियम और पोटेशियम पंप के द्वारा होता है। तो बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, जब हम ट्रांसपोर्टेशन में प्रोसेस पढ़ेंगे वहां पर इसको पूरी तरह डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप जानिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का खर्च होता है और इसमें सोडियम पंप और पोटेशियम पंप भाग लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहां पर एक बात आती है बल्क ट्रांसपोर्ट का, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। देखिएगा बल्क का मतलब क्या होता है पहले समझिए। देखिए बल्क का मतलब होता है अधिक मात्रा में। क्या होता है बच्चों, बल्क का मतलब होता है अधिक मात्रा, ठीक है। बल्क का मतलब अधिक मात्रा। तब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, यानी कि जब पदार्थ का अधिक मात्रा में परिवहन होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ओके, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, जब पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन, जब पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन अधिक मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में होती है, में होती है, तो उसे बल्क ट्रांसपोर्ट, उसे बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या बातें बताई जा रही हैं कि जब पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन अधिक मात्रा में होती है तो उसे हम लोग बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो बल्क ट्रांसपोर्ट है वो कितने प्रकार का होता है, तो समझिए जो बल्क ट्रांसपोर्ट है ना बच्चों, ये होता है दो प्रकार का, ठीक है। एक को कहते हैं हम लोग एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस। और एक को कहते हैं हम लोग एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। अब समझिए एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कोशिका की ओर, कोशिका के अंदर। क्या होता है बच्चों, कोशिका के अंदर, विद इन सेल, विद इन सेल, ठीक है, कोशिका के अंदर। क्या होगा बच्चों, इसमें जो पदार्थ होंगे उनका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होगा, कोशिका के अंदर होगा, यानी कोशिका के अंदर मतलब कोशिका की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस में होता है कि इसमें जो पदार्थ होते हैं वो कोशिका से बाहर निकलते हैं। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिएगा, यानी कि जब पदार्थ क्या होगा, जब पदार्थ
चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो उसको हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो सिंपल से आप इसे डिफाइन भी कर सकते हैं, जब पदार्थ सॉलिड या लिक्विड अवस्था में सेल के अंदर प्रवेश करता है तो उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब पदार्थ सॉलिड या लिक्विड अवस्था में सेल के अंदर प्रवेश करता है तो उसको हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे खास बात आती है कि जो एंडोसाइटोसिस है ना बच्चों, जो एंडोसाइटोसिस है वो होता है 2 प्रकार का। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? तो एंडोसाइटोसिस आपके हो जाते हैं 2 प्रकार के। एक जिसको हम लोग कहते हैं पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग पिनोसाइटोसिस और एक को बोलते हैं हम लोग फैगोसाइटोसिस। तो बच्चों यहाँ पे जो खास बातें हैं यही है कि एंडोसाइटोसिस कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है पिनोसाइटोसिस, एक होता है फैगोसाइटोसिस। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब हम बात करते हैं पिनोसाइटोसिस की कि आखिर पिनोसाइटोसिस होता क्या है। तो बच्चों पिनोसाइटोसिस को हम लोग पूरी तरह डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम लोग फैगोसाइटोसिस भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है पिनोसाइटोसिस। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो पिनोसाइटोसिस है ना, इसको हम लोग सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, यानी पिनोसाइटोसिस को हम लोग सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है बच्चों, यानी कि जब पदार्थ लिक्विड अवस्था में सेल के अंदर प्रवेश करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। जब पदार्थ सेल के अंदर तरल रूप में, यानी कि लिक्विड रूप में प्रवेश करता है, तो उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और बच्चों पिनोसाइटोसिस को हम लोग सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। हम एक बात बताइए, अगर हम आपको पानी देंगे तो आप पानी को खाइएगा नहीं ना, आपको पानी को पीना ही है। तो अगर लिक्विड अवस्था में जा रहा है तो उसको हम लोग सेल ड्रिंकिंग कह सकते हैं, यानी कि पिनोसाइटोसिस कह सकते हैं। आप यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पे ये लिक्विड है और लिक्विड क्या हो रही है? लिक्विड अंदर प्रवेश कर रही है। ठीक है बच्चों, लिक्विड अंदर प्रवेश कर रही है। जब लिक्विड अंदर प्रवेश कर रही है तो बच्चों यहाँ पे एक वेसिकल का निर्माण होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? लिक्विड। क्या प्रेजेंट है? लिक्विड। तो सिंपल सी बात है कि जब पिनोसाइटोसिस के फलस्वरूप जो वेसिकल बनता है उसको हम लोग पिनोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पिनोसोम कहते हैं। नोट डाउन कर सकते हैं, पिनोसाइटोसिस के फलस्वरूप
साइटोसिस के फलस्वरूप निर्मित वेसिकल को पिनोसम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पिनोसम कहते हैं। याद रखिए, क्या बोलेंगे? पिनोसम कहते हैं। सिंपल सी, पिनोसाइटोसिस के फलस्वरूप जो निर्मित वेसिकल्स होते हैं उसको हम लोग पिनोसम कहते हैं। और पिनोसम में क्या भरा बच्चों? पिनोसम में भरा है लिक्विड। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फैगोसाइटोसिस को। ठीक है बच्चों, फैगोसाइटोसिस। अब देखिए, फैगोसाइटोसिस को हम लोग सेल ईटिंग कहते हैं। अब सेल ईटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो पदार्थ होते हैं वो सेल के अंदर सॉलिड अवस्था में जाते हैं। कैसे जाते हैं बच्चों? सेल के अंदर एक सॉलिड अवस्था में जाते हैं, ठीक है, ना कि लिक्विड अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसमें पदार्थ सेल के अंदर सॉलिड अवस्था में प्रवेश करता है। क्या करता है बच्चों? तो इसमें जो पदार्थ होता है वो सेल के अंदर सॉलिड अवस्था में प्रवेश करता है। और जब सॉलिड अवस्था में प्रवेश करेगा और जब वेसिकल बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ध्यान सुनिए, जब सॉलिड अवस्था में प्रवेश करेगा जिसके फलस्वरूप जो वेसिकल्स बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे फेगोसोम। यानी कि फैगोसाइटोसिस के द्वारा निर्मित वेसिकल को फेगोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फेगोसोम। यानी कि जो फेगोसाइटोसिस होता है ना, तो फेगोसाइटोसिस को द्वारा जो वेसिकल्स बनते हैं उसको हम लोग फेगोसोम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, क्या है? तो एक सेल है, समझिएगा, यहाँ पर एक सेल है, ठीक है। अब क्या है कि कोई यहाँ पे पदार्थ है, कोई यहाँ पे सॉलिड पदार्थ है, ठीक है, ओके। यहाँ पे पदार्थ है, सॉलिड है। अब ये पदार्थ अंदर प्रवेश करेगा तो कैसे प्रवेश करता है? तो मान लेते हैं ये पदार्थ जो है वो अंदर प्रवेश कर रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये पदार्थ जो है कहाँ चला आया? यहाँ पे चला आया, ठीक है बच्चों। क्या हुआ? यहाँ पे चला आया। अब क्या होगा? जब इसके अंदर चला आएगा और ये क्या होगा, इसका जो मेम्ब्रेन है वो बंद हो जाएगा, तब यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? तब यहाँ पर बनेगा वेसिकल। क्या बनेंगे? वेसिकल बनेंगे। और वेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? यही सॉलिड। मान लेते हैं कोई भोजन ही है, ठीक है बच्चों, ठीक है। मान लेते हैं ये सॉलिड है, ये क्या है? तो फूड है। क्या है? फूड है। फूड के अंदर प्रवेश किया तो यहाँ पे क्या बना? ये बना वेसिकल्स, ठीक है। अब ये जो वेसिकल बना है बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे आप कहेंगे फेगोसोम। क्या बोलेंगे बच्चों? आप इसे फेगोसोम कहेंगे। यानी कि जब फेगोसाइटोसिस के द्वारा जिस वेसिकल का निर्माण होता है तो बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे फेगोसोम, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे फेगोसोम हो गया ना। देखिए, अब यहाँ पे क्या हो कि अगर इसके अंदर क्या हो जाएगा कि लाइसोसोम जो होता है ना बच्चों, लाइसोसोम प्रवेश कर जाए तो इस बन जाएगा डाइजेस्टिव वैक्यूल। क्या बन जाएगा? डाइजेस्टिव वैक्यूल बन जाएगा। फिर उसमें डाइजेशन की प्रक्रिया होगी, फिर रेसिडुअल वेसिकल्स या वैक्यूल बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने यही देखा कि बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है?
दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक होता है एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया, एक होता है एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया। अब जो एंडोसाइटोसिस होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है जिसको हम लोग पिनोसाइटोसिस कहते हैं और एक होता है जिसको हम लोग फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये जो पिनोसाइटोसिस है इसमें क्या होता है बच्चों, तो इसमें जो पदार्थ है वो क्या होते हैं, लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में सेल के अंदर प्रवेश करते हैं। और जब तरल अवस्था में प्रवेश करते हैं तो वेसिकल बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पिनोसोम। और वहीं पे अगर सॉलिड अवस्था में अंदर प्रवेश करता है और जो वेसिकल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फेगोसोम। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम लास्ट बात करेंगे जो कि होगा, देखिएगा, जो होगा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक्सोसाइटोसिस को हम लोग बोलते हैं सेल वोमिटिंग। सेल वोमिटिंग यानी कि मान लेते ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर से, ये अंदर है और ये बाहर है, यानी कि जो पदार्थ है वो क्या होगा बच्चों, वो पदार्थ होगा सेल के अंदर से बाहर निकलेगा। यानी कि जब पदार्थ सेल के अंदर से बाहर निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस किया। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों हम एक यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत में लगे हुए हैं। आपका सपोर्ट चाहिए, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल हम लोग आगे चलेंगे। और बच्चों हम लोग कंप्लीट नीट की तैयारी करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट आपको हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कराएंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो बच्चों ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो होगी सेल वॉल की, जिसमें सेल वॉल के हर एक हम लोग एस्पेक्ट को देखेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।